मेरा नाम है मेहरुनिशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैंने अपनी बीवी की गंदी हरकत अपनी आंखों से देख लिया था। तभी मैंने अपने बेटे के पैदा होते ही उसका डीएनए करवाया और जो कुछ भी मुझे मालूम हुआ, मेरी शादी जिस लड़की से हुई थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। ये रिश्ता बहुत जल्दबाजी में हुआ, इसीलिए हम लड़की के घर वालों के बारे में ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं कर पाए। बस हमें इतना पता था कि लड़की के माँ बाप नहीं हैं, बस उसका एक भाई है और भाई की भी शादी हो गई है। लड़की का नाम अंजलि था। वो दिखने में अच्छी और पढ़ी लिखी थी, इसलिए मेरी शादी उससे तय करवा दी गई। कुछ दिन बाद मेरी और अंजलि की शादी बड़े धूमधाम से हुई। अंजलि दुल्हन बनकर हमारे घर आई। अंजलि बहुत अच्छी थी। उसने आते ही हमारा पूरा घर संभाल लिया। मेरे माँ बाप की बहुत इज्जत करती और मेरा भी बहुत ख्याल करती। हम सब अंजलि से बहुत खुश थे, लेकिन उसमें एक अजीब आदत थी कि कुछ भी हो जाए वह हर हफ्ते अपने मायके ज़रूर जाती थी। शादी के शुरू दिनों में हम लोगों ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि शादी करके नए घर में जाना और नए रिश्ते में बंधना किसी भी लड़की के लिए मुश्किल होता है। लेकिन शादी के 3-4 महीने बाद भी उसकी यही रूटीन रही तो मुझे अजीब लगने लगा। चाहे वो कितनी बीमार हो, चाहे घर में कोई मेहमान आया हो, वो अपने मायके जाती ज़रूर थी। मैंने उसे कई बार समझाया भी था कि हर हफ्ते मायके जाना अच्छी बात नहीं है, और सबसे अजीब बात तो ये लगती थी कि अगर मैं उसके साथ जाना चाहता तो वो राज़ी नहीं होती। वो अपने मायके अकेले ही जाना पसंद करती। शादी के शुरुआती दिनों में वो कभी कभार मेरे साथ चली जाती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसने मुझसे कहा कि वो अकेले ही जाएगी। उसके इस रवैये से मुझे बहुत गुस्सा आता, लेकिन वो हम लोगों के साथ इतने अच्छे से पेश आती कि ना चाहते हुए भी मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ता। लेकिन अब कब तक मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल करता, क्योंकि किसी भी आदमी के लिए ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है जब उसके पत्नी उससे बातें छुपाने लगेगी। कभी कभी मैं सोचता था कि वो मायके का कहकर कहीं और तो नहीं जाती। ये सारी बातें मेरे दिल में उधम मचा के रखती थी। फिर मैंने सोच लिया कि इस हफ्ते जब वो अपने भाई के घर जाएगी तो मैं भी उसके पीछे पीछे ज़रूर जाऊंगा और जाकर देखूंगा कि आखिर वो करती क्या है। एक दिन उसे जाना था तो उसने सुबह ही बता दिया कि आज मुझे जाना है। अब चूँकि वो किसी के रोकने से रुकने वाली थी नहीं, इसीलिए मैंने जाने की इजाज़त दे दी और मैं ऑफिस के लिए निकल गया। लेकिन ऑफिस जाने के बजाय मैं एक जाने वाले की दुकान पर जाकर बैठ गया। मैंने देखा मेरे ऑफिस जाने के कुछ देर बाद वो घर से निकली और ऑटो रिक्शे में बैठकर चली गई। मैंने अपने दोस्त का मोटरसाइकिल लिया और उसी का हेलमेट पहन लिया ताकि वो पहचान ना सके, और उसी ऑटो रिक्शा का पीछा करने लगा। जब रिक्शा जाकर उसके भाई के घर के सामने रुकी तो मेरा पहला शक तो ख़त्म हो गया कि अपने भाई के घर पर ही जाती है। वो घर के अंदर चली गई और मैं बाहर खड़े होकर सोच रहा था कि मुझे उसके पीछे जाना चाहिए या नहीं। अगर मैं अंदर गया और उसके भाई और भाभी ने ये पूछ लिया कि तुम इस तरह अंजलि के पीछे क्यों आए हो, अगर आना ही था तो साथ आते, तो मैं इस बात का क्या जवाब दूंगा। बहुत देर तक मैं इसी बारे में सोचता रहा। आखिर बहुत कुछ सोचने के बाद मैंने उसके भाई का दरवाज़ा बजा ही दिया। सोचा जो होगा देखा जाएगा। उसकी नौकरानी ने दरवाज़ा खोला और दरवाजे पर मुझे देखकर हैरान हो गई। मैंने उससे पूछा कि घर पर कौन कौन है, तो उसने कहा आपकी पत्नी है। मैंने कहा भैया और भाभी नहीं है, तो उसने कहा नहीं, वो मुझे वहीं से वापस भेजना चाहती थी। लेकिन मैं उसे सामने से हटाकर अंदर चला गया। वो नौकरानी थी, इसीलिए मुझे मना नहीं कर पाई। मैं जैसे ही अंदर गया तो मुझे एक कमरे से बातों की आवाज़ आ रही थी, और वो आवाज़ मेरी पत्नी अंजलि की थी।
जैसे ही मैं ज़रा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका तो अंदर के मंजर ने मुझे हिला कर रख दिया। वो सब देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये मेरी पत्नी है और क्या वो इतना गिर सकती है। ये सब देखने के बाद मैं उल्टे कदमों से वापस आ गया और नौकरानी को सख्ती से मना किया कि तुम मेरे यहाँ आने की खबर किसी को नहीं बताओगी। नौकरानी भी घबराई हुई थी। उसने कहा, क्या हुआ साहब? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस मैंने जैसा कहा है तुम वैसा ही करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं वहाँ से सीधा घर वापस आया और अपने आप को कमरे में बंद करके सोचने लगा कि आखिर मुझसे क्या कमी रह गई कि मेरी पत्नी इस हद तक गिर गई। बल्कि जो शक था वो यकीन में बदल गया। मैंने किसी से इस बारे में बात नहीं की। शाम को मेरी पत्नी वापस आई। वो बिल्कुल नॉर्मल थी, बल्कि वो तो आज हर रोज़ से ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी, लेकिन मेरी आंखों के सामने वो मंज़र नहीं हट रहा था। इसलिए मुझे उससे बात करने का दिल नहीं कर रहा था। मैंने तबीयत ख़राब होने का बहाना बनाया और बिस्तर पर लेट गया। वो मेरे आगे पीछे फिरती रही, लेकिन अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और उसका इस तरह मेरे घर वालों का ख्याल रखना अब मुझे ढोंग नज़र आने लगा था। कभी कभी मेरे मन में आता था कि शायद इसकी शादी मुझसे ज़बरदस्ती करवाई गई है, मैं इसे छोड़ दूँ और वो इस ज़िंदगी से आज़ाद होकर अपनी दुनिया में खुश हो जाए। फिर सोचता कि नहीं, इसकी सच्चाई तो पता चले कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया। यही सब सोचते सोचते एक हफ्ता गुजर गया और मेरी ज़िंदगी में मुझे एक और चौंकाने वाली खबर मिली। वह खबर अगर नॉर्मल हालात में मिली होती तो मैं बहुत खुश होता, क्योंकि मेरी पत्नी माँ बनने वाली थी और मुझे इस बच्चे पर भी शक था कि शायद ये बच्चा मेरा भी होगा कि नहीं। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसके साथ ये पूरे 9 महीने अच्छे से रहता हूँ, इसे किसी भी बात की भनक नहीं लगने दूंगा कि मुझे इसकी काली करतूत का पता चल गया है। और फिर जब 9 महीने बाद बच्चा हो जाएगा तो DNA टेस्ट करवा कर पता कर लूँगा कि बच्चा किसका है। मेरे दिमाग में बस यही बातें चल रही थी कि आखिर उस दिन कमरे में कौन था। एक दिन जब मेरी पत्नी मायके से मेरे घर चली आई तो मैं उसके मायके गया। नौकरानी तो वापस घर जा चुकी थी, बस उसकी भाभी घर पर ही थी। वहाँ बैठने के कुछ देर बाद उसका भाई घर आ गया। उसका भाई एक हाथ से अपाहिज था, लेकिन अपाहिज होने के बावजूद भी अपनी रोज़ी रोटी के लिए नौकरी करता था। मुझे उसके भाई पर फ़क्र था और इसी वजह से मैं अपनी पत्नी को अभी तक छोड़ा नहीं था। नहीं तो उसे मैं उस दिन जो वो कमरे में कर रही थी वो सब मेरे लिए क्या, किसी भी मर्द के लिए बर्दाश्त के बाहर था। मैं उसे कब का छोड़ चुका होता, लेकिन उसके भाई के बारे में सोचकर रुक जाता हूँ कि कितनी मेहनत से वो अपना घर चलाता है और उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर धूमधाम से अपनी बहन की शादी की है और उसकी बहन न जाने क्या क्या खेल खेल रही है। इसलिए मैं चाहता था कि मैं अपनी पत्नी के सारी करतूतों का अच्छी तरीके से पता लगाकर सारा सच सबूत के साथ सबके सामने लाऊं। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और मैं अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखने लगा, क्योंकि अगर वो अच्छा होने का नाटक कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। मेरे घर वालों को लग रहा था कि मैं बच्चे की वजह से उसका बहुत ख्याल रखता हूँ। मेरे घर वाले भी उसका बहुत ख्याल रखते थे और सोचने वाली बात ये थी कि प्रेगनेंसी के दौरान भी वह अपने भाई भाभी के घर जाने से चूकी नहीं थी। वो हर हफ्ते अपने भाई के घर जाती। मुझे उस पर गुस्सा आता, पर मैं अभी कुछ नहीं कर सकता था। वो प्रेग्नेंट थी। हमने उससे प्यार से समझाया, कहा कि तुम अपने भाई भाभी से कहो कि वही लोग आकर तुमसे मिल ले, लेकिन अंजलि कहती कि नहीं, मुझे ही जाना है, चाहे मैं 1 घंटे के लिए ही जाऊं, लेकिन मुझे ही जाना है। कभी कभार रूटीन चेकअप के लिए जब डॉक्टर के पास जाती तो मुझे कहती कि आप घर चलो, मैं अपने भाई के घर होकर आती हूँ। हैरत की बात तो ये थी कि अगर उसके घर वाले उससे इतना ही प्यार करते थे तो उन लोगों का भी तो फर्ज बनता था कि वो लोग इस हालत में उसका
हालचाल लेने आ जाते, लेकिन वो लोग हमारे घर नहीं आते थे। हाँ, कभी कभार किसी मौके पर आते थे। मैंने उन लोगों से इस बारे में कई दफ़ा बात की थी कि आप ही लोग अंजलि से मिलने आ जाया करिए। तो उसका भाई कहता था कि बेटी के घर बार बार आना अच्छी बात नहीं है। उसके भाई के बात पर मुझे हैरत होती कि एक ही माँ बाप के दो बच्चे, एक बच्चा इतना ख़ानदानी है कि छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखता है, और एक इतनी गिरी हुई है कि अपने भाई भाभी और अपने पति को धोखा दे रही है। मुझे बस इस बात का इंतज़ार था कि जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों से देखा था वह सच था या नहीं, क्योंकि मेरी पत्नी को देखकर किसी भी अंदाज से ये नहीं लगता था कि वह मुझे पसंद नहीं करती है। वो मेरे माँ बाप के साथ भी बहुत अच्छे से रहती थी। अपने घर से आने के बाद हम सब के साथ इस तरह पेश आती थी कि हम लोग ना चाहते हुए भी अपनी नाराज़गी ख़त्म कर लेते थे। डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए बोल दिया। अब उसकी ज़िद थी कि वो ये वक्त अपने भाई के घर गुजारेगी और उसका बच्चा भी वहीं पैदा होगा। लेकिन मेरी माँ इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि हमारे घर का रिवाज था कि बहू का पहला बच्चा ससुराल में ही पैदा होता है, मायके में नहीं। अब इस बात को लेकर हमारे घर में थोड़ी बहुत कहासुनी हो गई, क्योंकि वो हर हाल में मायके रहना चाहती थी और मेरी माँ उसे जाने नहीं देना चाहती थी। इस बात पर मैं भी बहुत गुस्सा हुआ कि ऐसी भी क्या बेकरारी है कि हर सूरत में तुम जाना चाहती हो। तुम्हें किसी और की बातों का ख्याल नहीं। अगर भाई भाभी को मिलना ही है तो वो लोग खुद आ सकते हैं, लेकिन भाई भाभी से मिलने का एक बहाना था और ये बात सिर्फ मैं जानता था। मैंने दिल में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे उसके मायके नहीं जाने दूंगा, चाहे ये जितनी भी बेकरारी दिखाए। अगर इसका आशिक भी इसके लिए इतना ही बेकरार होगा तो हमारे घर ज़रूर आएगा और मैं उसको रंगे हाथों पकड़ लूँगा। हम सबकी ज़िद करने पर वो अपनी भाभी के समझाने पर वो रुक गई, लेकिन वो बहुत परेशान रहती, जैसे उसका कुछ खो गया हो। हम बार बार उसकी परेशानी की वजह पूछते, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। और कुछ दिन बाद हमारे घर एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ। बेटे की खुशी हमारे घर में बहुत ज़्यादा थी। पहला बेटा। मेरे माँ बाप अपने घर के वारिस अपने पोते को देखकर बहुत खुश हुए। उसकी सूरत ही ऐसी थी, जो भी देखता उससे प्यार के बिना नहीं रह पाता। लेकिन मैं अपने दिल के शक का क्या करता। मुझे नहीं लगता था कि ये बेटा मेरा है। हमारे घर 7वें दिन बच्चे के बाल उतारे जाते हैं, इसीलिए रस्म के मुताबिक 7वें दिन जब बच्चे के बाल उतारा तो मैं उसके कुछ बाल लेकर DNA टेस्ट करवाने चला गया। अब मुझे बेसब्री से रिपोर्ट का आने का इंतज़ार था। वो बच्चा एक तो बेटा और ऊपर से उसकी मासूमियत मुझे अपनी तरफ खींचती, लेकिन मैं चाह कर के भी उसे अपना नहीं सकता था और इसीलिए मैं उससे ज़्यादा प्यार नहीं करता था। सबको यही कहता था, इतना छोटा बच्चा उठाते हुए मुझे डर लगता है, और ये एक नॉर्मल बात है। बहुत लोग छोटे बच्चे नहीं उठा पाते, लेकिन बच्चा पैदा होने के 1 महीने बाद एक और नया ड्रामा शुरू हो गया। जब बच्चा 1 महीने का हुआ तो अंजलि कहने लगी कि अब मुझे अपने मायके में जाकर रहना है। उसके भैया भाभी भी इसे लेने आ गए। उन्होंने कहा कि अब हम अंजलि को अपने घर ले जाना चाहते हैं। उन लोगों ने बहुत मिन्नतें की, तो इसीलिए मेरी माँ ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। जब अंजलि को पता चला कि उसे मायके जाने की इजाज़त मिल गई है तो वो ज़रूरत से ज़्यादा खुश थी। मैंने सोचा कि जो कुछ भी मैं सोच रहा हूँ, अगर वो सच है तो ये अपने मायके उस आशिक से ही मिलने जा रही है। ये सुकून मुझे जीने नहीं दे रहा था। इसीलिए उसके जाने के तीसरे दिन ही मैं अपने बेटे को मिलने के बहाने उसके मायके चला गया। काफ़ी देर में वहाँ बैठा रहा, लेकिन उसके किसी भी अंदाज से मुझे कुछ ऐसा वैसा
महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन हैरत की बात ये थी कि पहले उनके घर में सिर्फ एक नौकरानी थी, पर अब उन लोगों ने एक आदमी नौकर भी रख लिया था। मैंने पूछा भी कि आप लोगों ने एक और नौकर क्यों रख लिया है, तो उसके भाई ने कहा मेरी पत्नी की तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसीलिए वो ज़्यादा काम नहीं कर सकती, और अब ये माँ बेटे भी आ गए हैं तो काम बढ़ गया है, इसीलिए हमें दो दो नौकर रखने पड़े। मुझे अच्छे से पता था कि उसके भाई की आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो एक वक्त में दो नौकर रख सकें, तो फिर उन्होंने दो दो नौकर क्यों रखा। लेकिन वही हुआ जो मैंने नहीं सोचा था। उसके मायके जाने के 3 दिन बाद डीएनए रिपोर्ट आ गई, और रिपोर्ट मेरी सोच के बिल्कुल खिलाफ थी। वो बच्चा मेरा ही था। इस बात से मुझे तसल्ली मिल तो गई, लेकिन जो कुछ मैंने देखा था वो झूठ तो नहीं था, और मैं सोच रहा था मैं अंजलि का वो सच कैसे पता करूं। ऐसी कौन सी सबूत मेरे हाथ लगे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि बच्चा तो मेरा था, इसीलिए मैं अपने बेटे से मिलने आया करता था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि जब मेरी पत्नी अपने मायके गई थी, उनके घर पर जो मर्द नौकर था अब मुझे नहीं दिखता। मैंने इस बारे में जब अपने साले से पूछा तो उसने कहा कि वो नौकर बहुत कामचोर था, कोई भी काम ढंग से नहीं करता था, इसीलिए हमने उसे निकाल दिया। और वैसे भी अब मेरी पत्नी की तबीयत पहले से बेहतर है, अब वो घर के काम कर सकती है, इसीलिए अब एक ही नौकर से हमारा गुजारा हो जाएगा। बात आई गई हो गई, लेकिन मुझे चैन नहीं था। मुझे लगता था कि वो नौकर ही मेरी पत्नी का आशिक था। लेकिन हैरत की बात ये थी कि मैं अभी तक अपनी पत्नी के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं जुटा पाया था जिससे मैं उसे गलत साबित कर सकूं। अपने मायके रहने के कुछ दिन बाद अंजलि हमारे घर आ गई। उसकी रूटीन वही थी, वो घर के सारे काम बहुत अच्छे से करती और किसी को शिकायत का मौका नहीं देती। मेरी और हमारे बच्चे का भी ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखती। लेकिन हर हफ्ते भाई के घर जाने का सिलसिला उसका अभी भी जारी था। आखिर मैंने सब्र का पैमाना टूट गया और एक दिन मैं उसके जाने के कुछ देर बाद उसके पीछे बिना बताए उसके मायके चला गया। जब मैं गया तो उसकी भाभी घर पर थी। मैंने उनसे अंजलि के बारे में पूछा तो उनके चेहरे के तासुरात उड़ गए। वो परेशान हो गई और बात इधर उधर करने लगी जैसे वो कुछ छुपा रही हो। और थोड़ी देर बाद मुझे उसी कमरे से अपनी बीवी की आवाज़ सुनाई दी, जिस कमरे में कुछ दिन पहले मैं उसे उस हालत में देखा था। मैं उस कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन उसकी भाभी मेरे सामने आ गई। उन्होंने मुझे उस कमरे में जाने से रोकते हुए कहा कि आप इधर आ जाएं। वो अपने बेटे से बात कर रही है, लेकिन मेरा बेटा मुझे उस कमरे में एक तरफ सोया हुआ नज़र आया। मैंने उन्हें आगे से हटाया और सीधा उस कमरे में चला गया। मेरे दिमाग में तो वही बातें चल रही थी, लेकिन इस बार जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरी पत्नी बेड पर लगकर बैठी थी और बेड पर एक 20-22 साल का नौजवान लड़का लेटा हुआ था, जो देखने में बहुत खूबसूरत था। मेरी पत्नी उससे बातें कर रही थी, लेकिन वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। मुझे अचानक सामने देखकर अंजलि के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। मैंने अंजलि से पूछा ये कौन है, तो वो बिल्कुल खामोश हो गई, जैसे वो कुछ बताना ही नहीं चाहती। मैंने उस लड़के से भी पूछा कि तुम कौन हो, लेकिन वो सिर्फ मुझे देखे ही जा रहा था। तभी वहाँ उसकी भाभी भी आ गई। उन्होंने कहा अगर आप इस राज से वाकिफ़ हो ही गए हैं तो बैठिए, हम आपको सारी सच्चाई बताते हैं। थोड़ी देर में उसका भाई भी आ गया। उन्होंने बताया कि वो लड़का जिसको आपने कमरे में देखा वो हमारा छोटा भाई है और वो बचपन से ही अपाहिज है। वह चल फिर नहीं सकता। दिमागी तौर पर उसका दिमाग आम लोगों की अपेक्षा बहुत छोटा है, इसीलिए वह घर में कुछ ही लोगों को ही पहचानता है। अगर हम लोगों के अलावा कोई दूसरा उसके पास जाए तो वो शोर मचाता है। मैं भी एक हाथ से अपाहिज हूँ,
लेकिन सुबह शाम उसका पैम्पर चेंज करता रहता हूँ। मेरी पत्नी और नौकरानी उसका बहुत ख्याल रखती हैं, उसे वक्त से खाना खिलाती पिलाती हैं, लेकिन कपड़े बदलने की जिम्मेदारी शुरू से ही मेरी माँ ने उठाई थी। उसके बाद मेरी बहन अंजलि ने उठाई थी। वह काफ़ी बड़ा है, मैं उसे एक बाजू से उठा नहीं सकता। उसके कपड़े बदलना मेरे लिए नामुमकिन है। हमारी बहन अंजलि उसके कपड़े बदलती है, इसीलिए आप लोगों के लाख मना करने के बावजूद भी अंजलि हर हफ्ते यहाँ पर आती है ताकि मेरे भाई के कपड़े बदल सके। उसको नहलाने का काम भी यही करती है। जब अंजलि प्रेग्नेंट थी और उस वक़्त उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से ये अपने भाई को संभाल नहीं सकती थी और आप लोगों ने भी इसे यहाँ पर आने से मना कर दिया था। उस वक्त मजबूरन हमने एक मेल नौकर रख लिया था, लेकिन वो दिन हमारे लिए बहुत मुश्किल थे। नौकर मेरे भाई को अच्छे से नहीं संभाल पाता था, क्योंकि ऐसे बंदे को संभालना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये तो इस बहन का दिल इतना बड़ा है जो अपने ससुराल के साथ साथ अपने छोटे भाई को भी संभालती है, क्योंकि इतने बड़े लड़के का कपड़ा उसकी भाभी बदले ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। और मैं तो एक हाथ से अपाहिज ही हूँ। उन लोगों की ये बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। मैंने कहा आप लोगों को ये बात हमें पहले ही बता देनी चाहिए थी। मैं उसे यहाँ आने से नहीं रोकता बल्कि उसकी मदद कर देता। उन लोगों ने कहा जब हमने ये बात आप लोगों से शुरू से ही छुपाई थी तो शादी के तुरंत बाद अगर बताते तो आप लोग क्या सोचते। इसलिए हमने सोचा था जब हमारी बहन आपके घर में अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी और उसकी शादी को कुछ दिन हो जाएंगे तो हम बता देंगे। मैंने अंजलि से कहा, मैंने एक दफ़ा तुम्हें इस कमरे में देखा था जब शायद तुम अपने भाई के कपड़े बदल रही थी। मैंने तुम्हें देखा तो उस वक़्त तुम्हें गलत समझा। मैंने अंजलि से माफ़ी मांगी और घर जाकर अपने माँ बाप को भी सारी हकीकत बताई। वो लोग भी ये सब सुनकर हैरान रह गए। ये सब जानने के बाद मैं खुद हर हफ्ते अपनी पत्नी के साथ उसके मायके आता और मिलजुल कर उसके भाई की मदद करता। हमें अपनों से वही बात छुपानी चाहिए जो छुप सके, नहीं तो कुछ बातें छुपाना इतना घातक हो सकता है कि हमें अपने रिश्तों से कुर्बानी देनी पड़ सकती है। उम्मीद है मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ। मरम्मत ज़मीर की इसलिए ज़रूरी है ताकि उम्र भर तू खुद से भी नज़रें मिला सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।